नमस्कार साथियों, मैं गायत्री पाठक। आइए सुनते हैं निर्मला कहानी का 7वां भाग। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने कर्तव्य को ठीक से करने का मन बना लिया। खुद को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप ने उसको कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी। इसके असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। उसको स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख से इस पेटी तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों के आगे अंधेरा ही आ जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी तो ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ रोएगा? रोए भी तो कौन देखेगा? किसे उस पर दया आती है? रोने के से काम में दाहर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं सहनी पड़ेंगी। दूसरे दिन जब वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। ये अनिंद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें एक कमल खिला हुआ दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत और निर्मला की सूरत साथ साथ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के कठिन परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तो कसी होने पर भी किसी मोहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी आईने के सामने। किंतु दूसरी ओर झांकती हुई निर्मला भी खड़ी थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन और दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर अधिक नहीं देख सके। अपनी हीन अवस्था उनके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस नहीं हुआ। उनकी ये अनुपम छवि उनके हृदय में शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तो तराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़ी ही काम किया जाता है। मत लिया करो मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं है। तुम आराम से रहोगे तो बहुत रुपए मिलेंगे। तोताराम, भाई आती भी लक्ष्मी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लालिमा दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति से निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम ने कहा, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बैरक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिए वहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे। मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते थे। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम चिढ़ गया। तोताराम ने कुछ चिढ़ के कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने ये बात तो प्रशंसा पाने के लोभ से की थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को देखो कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम था भी नहीं। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोद प्रियता विद्यमान थी। और बालकों के साथ उसकी बाल प्रवृत्तियां प्रस्फुटित प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी। लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक मुंह सिकुड़ने का आशा ही नहीं समझ पाई। बोली, मैं क्या कर जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। मगर ऐसा करूं तो यही होगा कि ये तो लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उन्हें वकीलों से बात नहीं की। मनसाराम पास गए और मनसाराम के पास जाकर
इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था जब उन्होंने मनसाराम या किसी और लड़के की शिक्षा की उन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी ली थी। उन्हें अपने काम से ही सिर उठाने की फुर्सत नहीं थी। उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए ही 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए। तब से उनकी ओर आंखें तक नहीं उठाई। वो कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवाय कुछ पढ़ते ही नहीं थे। इसका समय ही नहीं था। पर आज उन्हीं विषयों में वो मनसाराम की परीक्षा लेने गए। मनसाराम जहीन था और इसके साथ मेहनती भी था। खेल में बी टीम का कैप्टन होने पर भी क्लास में फर्स्ट आता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिसके उत्तर देने में चतुर लड़के को कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्लाकर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वो क्या करता है। ये देखना चाहते थे कि वो क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से देख लेता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ सारे दिन नटखट गस्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ, और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवाय दिन भर कहीं नहीं जाता हूँ। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना पसंद नहीं है तो कल से नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात पर इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूम जाते। मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे ये शिकायत की है, जरा मैं भी सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुम्हें क्या मतलब। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को इस बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया। क्या वहां जाना जाकर रहना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर क्या बात है, वहां तुम्हें क्या तकलीफ हो गई। मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब वकील साहब ने यही बात कह दी तो इसका कारण पूछा तो अपनी जेब मिटाने के लिए प्रसन्न चित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं। मेरे लिए जैसे घर वैसे ही बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे भी सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली न हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि अब ये लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिससे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह नहीं होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली है, और बहुत से बाहर किए गए किराए के मकानों पे पड़े हुए हैं। अभी तक बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना ठीक नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वो शाम को प्राय सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने कल मुझे स्कूल में ही रहने को कहा है, कल से। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों। मनसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर जब वो माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वो बेचारी तो भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर देती हैं। रुक्मणी, तो ये चरित्र क्या जाने, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से नहीं जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक नहीं देती थी। वो चाहती थी कि वो मुझे सिखावन की बात कहें, मैं भूल करूं वहां सुधारें, वो कामों की देखभाल करती रहें, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए।
रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से बाहर निकाल कर अकेली रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो और तिस पर कहती हो मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी दी तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उसके विषय में कुछ भी मुंह खोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थी की कस्में खाती हो? अब तक तोतराम कभी लड़के से बोलते नहीं थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगे। वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुधरती न पहनने की। जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहाँ किसे फिक्र है कि उसने खाया है या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आज थोड़ी देर आजकल अंग्रेजी पढ़ती थी। उनके चले जाने पर फिर पढ़ने का हर्ज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात मालूम नहीं थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से हो गया था। अब वो नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वो कब से पढ़ा रहा तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त तो उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हराज हो तो जाओ। बहुधा जब वो खेलने जाने लगते हैं तो ही 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ भी नहीं थी मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हुए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई नहीं रहती थी, बनाव चुनाव भी नहीं करती थी, पर अब देखता हूँ कि काया पलट हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं है। कहीं इसने भांप लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम ना करने का उसे एक बहाना मिल जाएगा। अगर कल फेल हो गया तो साफ कह देगा मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं, वो तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। निर्मला ने तुरंत एक आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं है, वो मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकेगी। वकील साहब अपनी प्रश्न को सरलता पर मूछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? वकील साहब के मन में शक बैठ गया। निर्मला अब भी प्रश्नों का आशय नहीं समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, पर अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। ये तो कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी इसी ने ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली हो। दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हो। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लड़की की नानी मरती है और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे। ये रो रहा है, अभी कुछ दिन पहले तक दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी में बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंच गए। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़की की जगह खाली न थी।
सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की बड़ी कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो मंसराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सबका रहता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे, शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मंसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत भी कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सब मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाते हुए घर लौटे। मंसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला था। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और वो घर से चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा। कभी सुबह, कभी शाम, कभी किसी स्कूल में, कभी स्कूल में हेडमास्टर से मिलने मंसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह नहीं थी। सभी जगहों में कोरा जवाब मिला। अब दो ही उपाय थे, या तो मंसाराम को अलग किराए के मकान में रखा जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों ही बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूल में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मंसाराम को कभी घर से जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि वह खेलने भी नहीं जाता। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धाराएं निकलती, लेकिन मंसाराम कमरे से बाहर नहीं निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वो अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मंसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन देखा नहीं था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा है। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो? मंसरम ने धोती ओढ़ के कहा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मुंशी जी, फिर दुबले क्यों हो? मंसरम, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था। मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रह गई और कहते हो दुबला नहीं हूँ। क्यों दीदी, ऐसा ही था ये? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो इसका बड़ी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिला पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बहुत अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है दूसरों की देखभाल क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी कि तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाकर कमरे में देख के आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वो पड़ी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने खाने का सामान रख दिया, कोई खाए न खाए, मैंने मुंह में तो डालना नहीं है। तो भैया, इस तरह भी लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा, और तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ करती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए। मनसाराम ने सब कुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बड़े चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ सकता है। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। अरे यही जलन थी कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, यानी ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपयों का हिसाब करना तक नहीं आता वो घर की स्वामिनी कैसे बन सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की भी बचत नहीं होती थी। इस आमदनी में तो रूपकला, जो उनकी पहली पत्नी थी, 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज्य में वही आमदनी खर्च को भी पूरी नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी जरूरत भी क्या है कि जी कोई खिलाए तो खाए? इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उस उधेड़बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की
उससे कहीं कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर ये नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि भिखारिन पर लगी हुई थी, जो अपने बालक को गोद में लिए हुए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ बड़ा प्रसन्न था, मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह गोद के बदले में पाकर प्रसन्न होगा? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना बता हो। आज मुझसे अभागा संसार में कोई नहीं। किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारी हो रही है। माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़वाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद पहली बार ही उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा। देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक कर जागा। घबरा कर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोकर कहा, जी नहीं, रोता नहीं। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसा, जी नहीं, वो तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन ये आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर एक महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है। मालूम नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि ये दिन भर जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। ऐसा कौन पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो। इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े होते हैं। कल मुझे मालूम हुआ कि मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो वो है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई, मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। निराशा और क्षोभ से विकल होकर उसने अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। वे माता से उसे कोई गिला न था। उसे अब ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों में सिर रख कर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण आंखों से ओझल होते देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वो अपने ही प्रिय को शत्रु समझने लगे। उसका निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर जो खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता और पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज ये दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें ऐसी युक्ति सूझी है जिससे क्या आशा हो रही कि वो निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ किया, लेकिन इससे अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला की बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से मनसाराम ने उनको पढ़ाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि बोली भी नहीं। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक के मिजाज! ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उससे कुछ बात नजर नहीं आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना
उससे हंसना बोलना ही इसके संदेह का कारण है, तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगी। बोलकर भी मनसाराम से नहीं बोलूंगी, उनकी सूरत ही नहीं देखूंगी। लेकिन समस्या उसे असाध्य जान पड़ी। मनसाराम के हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्ति भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वो शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती। कुवासना की उसके मन में छाया भी नहीं थी। यह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात नहीं सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी तृप्ति का यह अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती, किसी काम में जी नहीं लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुरा कर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह ना करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई नहीं होता। वही यह बनाव श्रृंगार और छवि देखकर खुश होता, अपने बाकी को सराहता। ये बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक नहीं की। वो अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर नहीं सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वो अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय नहीं होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। ये भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। तो साथियों, ये था 7वां भाग। बताइएगा अवश्य कि कैसा लगा। नमस्कार।